डियर स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर नंबर हमारा 18 जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने उसका एमसीक्यू सॉल्व करने हैं उसके। ठीक है जी। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आई कैप क्वेश्चन बैंक का। कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कहता है स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म है which is known as sample evidence statistics to draw a conclusion, कि हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है रिगार्डिंग अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। आपको पता है कि जब अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल मीन को फाइंड करना है, अननोन पॉपुलेशन ये पैरामीटर है, फिर हमने अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर में डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन को फाइंड किया, फिर हमने अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को जो फाइंड किया, पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड किया, फिर हमने डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड किया, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड किया। आगे बताइए एस्टिमेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो जब भी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड करना होता है दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन की सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, फिर 18.2 पे कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू, जो हम असाइन करते हैं अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, उसको कहते हैं एस्टिमेट। ये मैंने आपको एस्टिमेशन में समझाया था। ठीक, हालांकि ये जो एमसीक्यू हैं चैप्टर 17 में आना चाहिए, उसने खैर चैप्टर 18 में रखे हुए हैं। हमने कहा कि हमने फॉर्मूला यूज किया मीन वाला, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, ये, और इसका आंसर है मान ले 5। ये जो समीशन एक्स ओवर एन है ना, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटर। ठीक, और उसके बाद हमने ये जो आंसर फाइंड किया दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट, तो ये हमारा एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, 3 वाला देखते हैं। A statistics is referred to as, वो स्टैटिस्टिक्स जो हम रेफर करते हैं अननोन पॉपुलेशन के बारे में, वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स ये वाला है। वो सैंपल मीन हो सकता है, ठीक है, वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, सैंपल वेरिएंस हो सकता है, वो हमारे पास कहलाता है हमारा एस्टिमेटर। तो ये जो समीशन एक्स ओवर एन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टिमेटर है। और जब आपके न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो 5 आया, हम कहते हैं ये 5 हमारा, मान लें सैंपल मीन 5 आया, और हमने एस्टिमेशन में सीखा था, इंटरवल एस्टिमेशन में हमने कहा हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है 4.5 से 5.5 के दरमियान में हो। तो ये जो हम सैंपल की वैल्यू को पॉपुलेशन वैल्यू के लिए असाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड हमारा एस्टिमेट। ये हमने एस्टिमेट किया। और अगर पॉइंट एस्टिमेशन हो, आपको पता है जो सैंपल मीन है वही हमारा पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हमने देखना है 18.4 में। 18.4 में हमने देखा इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू, अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल, वो इक्वल है पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटर, जो हमने एस्टिमेटेड किया है, जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू की किया है पैरामीटर को, अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे द एस्टिमेटर इज सेड टू बी। तो एस्टिमेटर क्या होगा, ये देखें, हमने कहा इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल है पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड, यानी कि बात कर रहे हैं अगर मीन माइनर इक्वल है इसके। ठीक है, तो अगर मीन जो है पॉपुलेशन पैरामीटर इक्वल है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के, तो हम कहेंगे कि इस केस में जो सैंपल यूज किया गया है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, ये एस्टिमेटर एक्स बार जो है, ठीक, ये जो एक्स बार है हम कहेंगे ये हमारा अनबाइस्ड है। अगर ये अनबाइस्ड होता है तब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर और एस्टिमेटेड पैरामीटर हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एक्स बार तब अनबाइस्ड होगा, एक्स बार तब अनबाइस्ड होगा जब पॉपुलेशन का पैरामीटर इक्वल होगा एस्टिमेटेड के
पैरामीटर के इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनबाइस्ड होगा। ठीक, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं 18.5 में। 18.5 में उसने कहा कि इफ एन एस्टिमेटर अचीव, अगर एस्टिमेटर मीन सैंपल की वैल्यू, सैंपल का आंसर जैसे कि 5 था, वो हमारा एस्टिमेटर था। इफ एन एस्टिमेटर अचीव इंप्रूव रिलायबिलिटी, अगर एस्टिमेटर, हमने कहा एस्टिमेटर हमारा मान लें कि x बार 5 है, अगर ये अचीव कर लेता है इंप्रूव रिलायबिलिटी को एंड प्रीसेशन को, प्रीसेशन में ये होता है कि हमारा जो एरर होता है वो कम होता है। प्रीसेशन मीन लेस एरर या नो एरर, प्रीसेशन मीन हमारा प्रीसेशन मतलब था लेस एरर, अगर वो जो सैंपल मीन 5 है, अगर इसने इंप्रूव रिलायबिलिटी पेश की है और इसमें प्रीसेशन है यानी कि एरर कम है, एज द सैंपल साइज बिकम लार्जर, हमें पता है कि जितना सैंपल साइज लार्ज होगा उतनी ही हमारे आंसर में प्रीसिशन आएगी, उतना ही हमारे आंसर में एरर कम आएगा। देन द एस्टिमेटर इज सेड टू बी, हमारा जो एस्टिमेटर होगा वो हमारा एस्टिमेटर कंसिस्टेंट होगा। जितना हमारा सैंपल साइज लार्ज होता जाएगा उतना एरर कम होता जाएगा, जितना एरर कम होता जाएगा उतना सैंपल और पॉपुलेशन के आंसर में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे कंसिस्टेंसी इस वजह से भी कह सकते हैं, देखें सैंपल साइज लार्ज किया, जो क्वांटिटी का ताल्लुक होता है, क्वांटिटी का ताल्लुक कंसिस्टेंसी से होता है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सर एफिशिएंसी भी तो हो सकती है, एफिशिएंसी का ताल्लुक नॉर्मली क्वालिटी के साथ होता है। ठीक है, कौन कितना एफिशिएंट है, किसमें जिसमें क्वालिटी ज्यादा एफिशिएंट होगा। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो रेगुलरिटी टास्क है, आप कितनी रेगुलरिटी होकर काम कर रहे हो। ठीक है, आपके काम करने में कंसिस्टेंसी कितनी है। मैं मुसलसल 2 घंटे पढ़ रहा हूं, कि आज 2 घंटे पढ़े, कल 2 घंटे पढ़े, क्या जो डेली बेसिस में 2 आवर्स पढ़ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड माई कंसिस्टेंसी। उस 2 घंटे में मैं कितना लर्न कर रहा हूं, कितनी चीजें को याद कर रहा हूं, कितना नॉलेज अप्लाई कर रहा हूं, वो मेरी एफिशिएंसी है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर लार्जर साइज वो कह रहा है कि अगर सैंपल साइज बढ़ाऊंगा, जितना सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे उतना हम पॉपुलेशन के करीब होते जाएंगे। ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंसी आ गई हमारे में, सैंपल में और पॉपुलेशन में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, मान ले सैंपल 5 था, तो हो सकता है पॉपुलेशन मीन तकरीबन 5.2 हो, तो देखिए हम पॉपुलेशन के बहुत करीब हैं, हम कंसिस्टेंट हैं। फिर 18.6 में कहता है ऑफ ऑल पॉसिबल अनबायस्ड पैरामीटर, कहता है सारे के सारे जो अनबायस्ड पैरामीटर हैं, ऑफ सम पैरामीटर, कहता है उसमें से कुछ सम पैरामीटर, देन वन विद द स्मॉलेस्ट वेरिएंस, कहता है कि जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, सैंपल मीन के हो गए, वेरिएंस के हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन के हो गए, क्वार्टाइल्स के हो गए, मीन मीडियन के हो गए, ज्योमेट्रिक मीन, कहता है जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, वन विद द स्मॉलेस्ट वेरिएंस, जिसकी कम से कम वेरिएंस आएगी, हम कहेंगे जिसकी वेरिएंस कम आएगी, इट्स मीन वो एफिशिएंट है, वो मोर कंसिस्टेंट नहीं होगा। हो सकता है मोर कंसिस्टेंट, देखें कंसिस्टेंट होना और एफिशिएंट होना दोनों अच्छी बातें हैं, दोनों साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन देखिए हमारे पास ए बी सी में बोथ ए एंड बी नहीं है। अगर बोथ ए एंड बी नहीं है तो हमने ए और बी में से कोई बेस्ट चूज करना है। तो बेस्ट जो है वेरिएंस स्मॉल, वेरिएंस मीन एरर कम। एरर कम क्यों है? क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी तो है थी, साथ हम एफिशिएंट थे। तो स्मॉलेस्ट वेरिएंस मीन हमारे में जो गैप आ रहा है वो कम आ रहा है, क्यों? हम दोनों बहुत एफिशिएंट थे। 2 वेरिएबल्स के दरमियान अगर गैप कम है या एक बंदे की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो उसकी कंसिस्टेंसी क्यों आई? क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट था। ठीक है, अगर वेरिएंस की बात आ जाएगी तो अपने कंसिस्टेंसी वेरिएंस की बात आ जाएगी तो अपने एफिशिएंसी को प्रेफर करना है, और जब सैंपल साइज की बात आ जाएगी, नंबर्स की बात आ जाएगी, तो अपने कंसिस्टेंसी को प्रेफर करना। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वेरिएंस परफॉर्मेंस बेस होता है और परफॉर्मेंस बेस समटाइम क्वालिटी के करीब करीब होती है। ठीक है, हो सकता है परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम परफॉर्मेंस को नॉर्मली जो है वो क्वालिटी के साथ डिनोट करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है,
या किसकी परफॉर्मेंस कम है। हाँ, वो अलग बात है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। यानी कि दोनों बैट्समैनों ने मैचेस खेले, हमने देखा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, बैट्समैन ए ने रन बनाए, पहले मैच में 5 रन बनाए, दूसरे मैच में 15 रन बनाए, और फिर उसने तकरीबन कोई 35 रन बना लिया, और एक मैच में उसने 55 रन बना लिए। अब बताएं क्या ये बैट्समैन कंसिस्टेंट है, या अब बैट्समैन बी की कहानी ये है, बैट्समैन बी ने पहले मैच में 42 रन बनाए, फिर उसने 35 रन बनाए, फिर उसने 48 रन बनाए, और फिर उसने 45 रन बनाए। तो बताएं बैट्समैन ए कंसिस्टेंट रहा, बैट्समैन बी, हम कहेंगे नॉर्मली देखने में लग रहा है बैट्समैन बी कंसिस्टेंट रहा, क्योंकि वो हमेशा 35 प्लस रन बना रहा है, जबकि बैट्समैन ए कभी कम कभी ज्यादा, वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का समटाइम ताल्लुक हो जाता है नंबर के साथ, ठीक है जी। लेकिन एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट वो होगा जो ड्यूरिंग द मैच एफिशिएंटली प्ले करेगा, ठीक है। उसकी जितनी क्वालिटी ऑफ बैट्समैन की जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करेगा ड्यूरिंग द मैच। तो एफिशिएंसी पर मैच भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएंस जहां पर आ गया, एरर कम, गलतियां कम की, तो गलतियां कम करना मीन वो एफिशिएंट था तो गलतियां कम की ना। एक प्लेयर एफिशिएंट था, उसने अच्छी परफॉर्मेंस शो करवाई मैच में, ठीक है जी। तो याद रखिएगा जब सैंपल साइज की बात आ जाएगी तो अपने कंसिस्टेंसी को फोकस करना है, जब वेरिएंस की बात आ जाएगी तो अपने एफिशिएंसी को फोकस करना है, ठीक है। 18.7 अ सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी यूज टू एस्टिमेट। अगर हम सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर को, उसको हमने कहा पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन में तो इंटरवल बनता है ना, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कहा जो हमारा सैंपल मीन वही हमारा पॉपुलेशन मीन। हमने कहा सैंपल मीन 5 आया तो हमने कहा पॉपुलेशन भी 5 आएगा। हमने सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज किया टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, हमने कहा ये तो पॉइंट एस्टिमेशन होता है, ठीक हो गया। 18.8 में 18.8 में हमने कहा इफ इट इज डिजायरेबल टू डिटरमिन एन इंटरवल, अगर हम एक इंटरवल को डिटरमिन करते हैं विच वन वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने कहा भाई इसको तो इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन आया हमारे पास 5, तो हमने कहा जो हमारा पॉपुलेशन मीन होगा हो सकता है ये 4.5 से लेके 5.5 है। तो ये 4.5 से लेके 5.5 क्या है, ये हमारे इंटरवल एस्टिमेशन है। हमने कहा जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा हो सकता है वो 4.5 से 5.5 के इन बिटवीन आ रहा हो, ठीक। 9 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑब्टेन, हमने वो वैल्यू ऑब्टेन की, हमने एक वैल्यू को ऑब्टेन किया बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल n जो है ये सैंपल साइज, ये नंबर ऑफ पैरामीटर n कितने हैं। टू एस्टिमेट द फॉर्म ऑफ नंबर इंडिपेंडेंट वैल्यूज इन अ सैंपल स्पेस, इसको क्या कहते हैं ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल असल में ये बात कर रहा है, थोड़ी सी इनडायरेक्ट बात कर रहा है कि अ वैल्यू ऑब्टेन, हम एक वैल्यू को हासिल करते हैं कब, बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर माइनस करने से, टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज, कि हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज को क्या करें एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, देखें जी अल्फा या जी अल्फा बाय 2, जो जी टेस्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो तो हमने टेबल से याद कर ली, या हम वो जी टेबल से भी फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज होती है ना टी, जो हमारे पास टी अल्फा बाय 2
या टी अल्फा की वैल्यूज होती हैं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है n-1। तो n-1 मान लें कि हमारे पास अल्फा बाय 2 जो है, टू टेल, वो 5% अल्फा है, तो 0.05 आ गया। मान लें n हमारे पास 5 है, तो देखें वैल्यू ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर, तो हमने यहाँ से सब्सट्रैक्टिंग किया, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया n-1, दैट इज, तो 0.05 को हमने 4 में देखा, तो हमारे पास एक वैल्यू आई, वो वैल्यू आई 2.1319। ये जो 2.1319 ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू ऑब्टेन कैसे की हमने वैल्यू ऑब्टेन की नंबर ऑफ पैरामीटर को माइनस करने से। ये जो n है ये नंबर ऑफ पैरामीटर है, इसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस करने से हमने एक वैल्यू ऑब्टेन की, ताकि हम क्या करें, एस्टिमेट कर सकें अपने इंडिपेंडेंट सैंपल को। तो इसको कहते हैं, इस सारी लाइन का मतलब है कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपको पता है टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर वो एरर होता है कि अगर हम सही को गलत कह दें, अगर हम सही को गलत कह दें, ये टाइप 1 एरर होता है। ठीक, सही को गलत करने की मिसाल क्या, एक बच्चा है वो पास हो रहा है लेकिन हमने उसको फेल कर दिया, तो सही को गलत कर दिया, ये टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर क्या होता है, अगर हमने गलत को सही कर दिया, ये बड़ा जुर्म हो गया। टाइप 2 एरर ये बड़ा जुर्म हो गया, अगर हमने गलत को सही कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा फेल हो गया था, हमने उसको पास कर दिया, तो गलत को सही कहना टाइप 2 एरर, सही को गलत कहना टाइप 1 एरर। तो ऐसे तो कोई ऊपर बात नहीं करा, तो फिर नन ऑफ दिस भी नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन पढ़ेंगे ICAP स्टेट टैक्स से, तो बिल्कुल इस तरह की वो मिलती जुलती बात कर रहे हैं वहां पर भी। अच्छा 18.10 में वो कह रहा है द प्रोसीजर, कहता है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिशिंग अ सेट ऑफ रूल, ऐसा प्रोसीजर जो एक रूल सेट करता है, दैट लीड टू एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे some kind of statement about population is known as testing of hypothesis। ये तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी है, जो कि हमने चैप्टर 18 के मैंने शुरू में पढ़ाई कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। ये एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है पॉपुलेशन पैरामीटर को, कि हमने जो सैंपल को एस्टिमेट किया कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर के इसके इक्वल होगा, क्या वो पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूज करते हैं। ठीक, फिर 18.11 18.11 में कहता है एनी अजम्पशन, जो हम अजम्पशन लेते हैं, या कंजक्चर, कंजक्शन कहते हैं अजम्पशन को। अजम्पशन और कंजक्चर दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब जो हम अज्यूम करते हैं, यानी कि जो हमारा ख्याल होता है, जो हम अज्यूम करते हैं। एनी ख्याल, जो हमारा अपना फर्जी ख्याल होता है, अबाउट वन और मोर पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में होता है, उसको कहते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। आपको पता है नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसको हम यूज करते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। ये नल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, ये पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज होता है। कंपोजिट, ये तो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं एनी ख्याल अबाउट वन और मोर पॉपुलेशन, कि एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन हो सकता है, इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? ये यूज होता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। हमने कहा ये यूज होता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। कंपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस, देखें कंपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस हमारे सिलेबस में खैर ये शामिल नहीं है, ठीक है। कंपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन सुन लीजिए कंपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस है क्या। देखें हमने जो, अगर हमारा H0, अगर हमारा चले H0 की बात नहीं कर, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमारा मीन इक्वल आ रहा है, मान ले मीन इक्वल टू 10 है, अगर मीन इक्वालिटी के साथ आ रहा है, मीन जो है पॉपुलेशन पैरामीटर जो मीन है, अगर वो इक्वालिटी के साथ आ रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस।
इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। अगर हमारे ये मीन आ रहा है, अब अगली बात, मीन आ रहा है लेस देन के साथ, सॉरी ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल के साथ, लेस देन इक्वल के साथ, और नॉट इक्वल के साथ। अगर इक्वालिटी को छोड़कर, ये देखें बिल्कुल इक्वल है, इक्वालिटी को छोड़कर जो भी साइन आ रहे होते हैं, that is called composite hypothesis। इसको कंपोजिट हाइपोथेसिस का, अगर वो कह दे कि मीन इक्वल टू 10 है, बताओ कौन सी हाइपोथेसिस है, हम कहते हैं सिंपल है, ठीक है। और ग्रेटर देन लेस देन सारा से, ये कौन सी कंपोजिट हाइपोथेसिस है। तो इससे अगली बात आती है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है और नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस क्या है, जो टेस्ट होता है, जो यूज नहीं, जो टेस्ट होता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 8.12। अच्छा जी, तो 8.12 हमसे क्या कहता है, 8.12 कहता है द हाइपोथेसिस अगेंस्ट विच वी होप टू गैदर एविडेंस इज कॉल्ड, कहता वो हाइपोथेसिस जिसके लिए हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। द हाइपोथेसिस विच अगेंस्ट वी होप टू गैदर एविडेंस, ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अगेंस्ट हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। क्योंकि स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस होता है, ये जो स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, ये वही हाइपोथेसिस होता है जो हो सकता है, हमने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो एक हो सकता है या डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन हो सकता है, ठीक है। तो हम जो एविडेंस, याद रखिएगा, कलेक्ट करते हैं वो हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कलेक्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट नहीं करते, उसको सिर्फ टेस्ट करते हैं। और कंपोजिट हाइपोथेसिस आपको क्या है, वो तो ऑब्वियस बात है, नल हाइपोथेसिस के बाद कंपोजिट हाइपोथेसिस आ रहा होता है, ठीक। 13 में द हाइपोथेसिस फॉर विच वी विश टू गैदर, जिसके लिए हम विश करते हैं टू गैदर स्पोर्टिंग एविडेंस, हम स्पोर्टिंग एविडेंस जिसके लिए कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए कर रहे होते हैं। देखें 12 और 13 बहुत सिमिलर हैं, तो इनमें ध्यान रखना है। अगर हम सिंपल एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है, और अगर हम स्पोर्टिंग एविडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इट्स मीन वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। यानी कि स्टैटिस्टिकल ने कहा, क्या दिया, मान लें कि स्टैटिस्टिकल वालों ने कहा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वालों ने इन्होंने कहा कि भाई मीन इक्वल है 60 के, तो अब मुझे इसकी स्पोर्टिंग एविडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्पोर्टिंग एविडेंस में ये क्या रहता है कि भाई हमने अब सारे एविडेंस वो कैलकुलेट करने हैं जिससे ये नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 14 में वो कह रहा होता है कि ऑल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट, कहता है सारे के सारे हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट द टेस्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली, टेस्ट तब सिग्निफिकेंट होगा हमारे लिए व्हेन द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, कहता है हमारे लिए सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट तब हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा जब हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। हाइपोथेसिस रिजेक्ट मीन कौन, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। हमें पता है टेस्ट तब कामयाब होगा जब हमारे लिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो जो है वो सही होगा, ठीक है। और हमने नल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस ही वो हाइपोथेसिस होता है जो टेस्ट होता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट और रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट। तो देखें आपको पता शुरू में आप पहले नल हाइपोथेसिस बनता है फिर उसका अल्टरनेट बनता है, और नल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस
thesis is always tested for possible, ये डेफिनेशन में लिखवाई भी थी, for possible rejection under the assumption that it is true. हम अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन टेस्ट तब सिग्निफिकेंट होता है जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो आंसर हमारा रिजेक्शन की तरफ जाएगा। 15 रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, कहता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसको इट्स मीन हमसे टाइप 1 एरर हो गया, हमने ट्रू को रिजेक्ट कर दिया। ट्रू को रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर, ट्रू को रिजेक्ट करना ये टाइप 1 एरर है, और फॉल्स को, गलत को एक्सेप्ट करना ये टाइप 2 एरर है, ये टाइप 1 एरर हो गया। ट्रू को रिजेक्ट करना, सही को रिजेक्ट करना, सही को गलत करना टाइप 1 एरर, और गलत को एक्सेप्ट करना, गलत वाले को सही कहना ये टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा टाइप 1, कौन सा एरर कमिट हुआ हमसे यहां पे टाइप 1 एरर कमिट हुआ। वो कैसे, हमने ट्रू को रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। फिर 16 में देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर को क्या कहते हैं, हमने कहा टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका ये अल्फा होता है, ये तो मैं आपको शुरू में बता चुका पहला। 17 में कह रहा एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया व्हेन इट इज फॉल्स, गलत वाले को एक्सेप्ट कर बैठे, गलत वाले को एक्सेप्ट कर बैठे, तो हमने कहा ये हमसे टाइप 2 एरर हो गया, क्योंकि हमने गलत वाले को सही कह दिया। तो गलत वाले को सही कहना कौन सा एरर हुआ, टाइप 2 एरर। ठीक है नी। नेक्स्ट हमारे पास है 18 में कहता है द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। आपको पता है पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन होता है, हमें पता है वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, जो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है जी। 18.19 में आपने ये चेक करना है कि टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है, जरा इसको आपने देखना है। ठीक है, सॉरी 19 में आपने ये देखना है कि नल हाइपोथेसिस सही है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना। टू प्रूव दैट वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू अनदर, टीचिंग मेथड सुपीरियर टू अनदर, इसका मतलब क्या, आपको पता है सुपीरियर का मतलब ग्रेटर है, तो इसका मतलब H1 ने कहा होगा कि भाई A का टीचिंग मेथड जो है वो ग्रेटर है B से। The null hypothesis would be that there is no difference in two method. Null hypothesis ने कहा A और B दोनों इक्वल हैं, A और B दोनों इक्वल हैं, A और B दोनों इक्वल हैं। अच्छा, is the stated hypothesis is, ये जो stated hypothesis है
ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, हमने ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा जी टू प्रूव दैट, उसने कहा कि हमें प्रूव करो कि इन दोनों में, टू प्रूव दैट वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू अनदर, यानी कि ए का टीचिंग मेथड जो है वो सुपीरियर है बी से। हमने कहा भाई ए का टीचिंग मेथड सुपीरियर है बी से। द नल हाइपोथेसिस वुड बी, नल हाइपोथेसिस ने कहा दैट देयर इज नो डिफरेंस इन टू मेथड, कि ए और बी में, सॉरी ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है। कहता इज द स्टेटेड हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है या नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं है। तो हमने कहा कि ये वाली हमारे पास जो अबव स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमारी अबव स्टेटमेंट है, ये हमारे पास करेक्ट है। वो करेक्ट कैसे, वो करेक्ट कैसे, ये देखिएगा जरा। इट्स मीन देयर वुड बी नो डिफरेंस इन टू मेथड, दोनों के मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। और हमने ये चेक करना है, टू प्रूव ये करना है वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू अदर, हमने ये चेक करना था कि वन टीचिंग मेथड, ए का टीचिंग मेथड दूसरे से सुपीरियर है, ठीक। तो हमने देखा कि भाई नहीं, वो सुपीरियर नहीं है। देखें सुपीरियर की बात कौन कर रहा था, सुपीरियर की बात कौन कर रहा था, H1 कर रहा था, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर नल हाइपोथेसिस भी ये कहता कि हाँ हाँ ए सुपीरियर है, तो हमने कहा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती, ठीक। जबकि नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, द नल हाइपोथेसिस वुड बी दैट देयर इज नो डिफरेंस इन टू मेथड, यानी कि नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि ये इक्वल हैं, जबकि H1 कर रहा है ये सुपीरियर हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में H1 और H0 हमारा सही बना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कब होती, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कब होती, सुनिएगा। टीचिंग मेथड, ये सुपीरियर का वर्ड यहां पे ना लिखा होता। अच्छा ये नो डिफरेंस वाला बात वही है, नो डिफरेंस मीन, नो डिफरेंस मीन, नो डिफरेंस का मतलब ये है कि H0 A इक्वल टू बी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस सुपीरियर की जगह वर्ड वो लिख देता एटलीस्ट का या एटमोस्ट का। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या, वो ये कह रहा है कि H0 A, एटलीस्ट का मतलब कह रहा कि A सुपीरियर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। हमने कहा अब ये वाली स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट होगी, क्योंकि वो एक जगह तो कह रहा है A बराबर है B के, और दूसरी जगह पे कह रहा है A B से ग्रेटर भी हो सकता है। हमने फिर कहते हैं भाई ये तो आप गलत बात कर रहे हो, ये तो इनकरेक्ट बात कर रहे हो। हालांकि ये वाली बात सही है, वो कह रहा है, नल कह रहा है A B के इक्वल है, जबकि उसका अल्टरनेट कह रहा है कि भाई A B के इक्वल नहीं है, A B से ग्रेटर है। हमने कहा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट 20 द प्रोसीजर। अच्छा ये चैप्टर 18 के ना इसी तरह के थोड़े से खुश MCQs हैं, बस इनको इस तरह एज इट इज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई इसमें ज्यादा बस डीप सोचने की और डीप एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है जी। द प्रोसीजर बाय विच वी वेरीफाई एंड एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये ऐसा प्रोसीजर होता है जो वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस के बारे में, क्या एक्चुअल हाइपोथेसिस जो है जी टेस्ट टी टेस्ट से वो कौन सा आएगा। ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है, ये हमें बताता है, यानी कि जी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें कौन बता रहा होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बता रहा होता है। A function obtained from sample data which provide the means of testing a statistical hypothesis is called test statistic. A function obtained from sample, कहता है हमने सैंपल से एक फंक्शन obtain किया which provide mean of testing, जो हमें टेस्टिंग का मतलब समझाता है, is called test statistics। यानी कि अगर z टेस्ट लगा रहा हूं, इट्स मीन हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है एंड ग्रेटर देन 30 है, तो हमें टेस्टिंग का मतलब समझ लग गया। और अगर यहाँ पे टी टेस्ट लगा रहा हूँ,
इट्स मीन कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और n जो है वो 30 से कम है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है 22 देखते हैं जरा। 22 में कहता है कि द एरिया specified for the value which are significantly different from null hypothesis value is called। कहता वो एरिया स्पेसिफाई करो जो नल हाइपोथेसिस से डिफरेंट है। नल हाइपोथेसिस से क्या है? डिफरेंट है। हमने कहा हर वो एरिया जो नल हाइपोथेसिस में नहीं आ रहा वो हमारे पास हमारा क्रिटिकल रीजन है, और इस जो क्रिटिकल रीजन है इस क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। और रिजेक्शन रीजन क्या है? जो नल हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ है। और एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? जो नल हाइपोथेसिस वाला एरिया है। नल हाइपोथेसिस वाला एरिया आपको पता है कि अगर मैं टू टेल की बात करूं तो ये वाला एरिया रिजेक्शन रीजन है, ये वाला एरिया। तो देखें अगर एच नॉट यहाँ है तो एच नॉट एक्सेप्ट है, तो देखें ये रिजेक्शन वाला जो एरिया है या हाइपोथेसिस वाले एरिया से क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी। 23 कहता इफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस डज नॉट स्पेसिफाई द डिपार्चर। डिपार्चर कहते हैं कि डायरेक्शन को, डिपार्चर कहते हैं डायरेक्शन को, फ्रॉम एच नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द टेस्ट इज। देखें अगर वो नहीं बता रहा, अगर अल्टरनेट, इफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस डज नॉट स्पेसिफाई, आपको पता है अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 जो है वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मीन आपको पता है कि टू टेल लगता है, और अगर H1 जो है वो मीन ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, आपको पता है वन टेल लगता है। अगर वो बता ही नहीं रहा, H1 के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है कि वन टेल है टू टेल है, तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे? तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट हमेशा हम टू टेल यूज करेंगे, ये बात याद रखनी है। बाय डिफॉल्ट हमेशा हम टू टेल यूज करेंगे, ठीक है, वन टेल यूज नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 में वो कह रहा है इफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द डिपार्चर। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन है? आपको पता है H1 है। अगर H1 ने स्पेसिफाई कर दिया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये लेस के लिए हो गया, ये मोर के लिए हो गया। तो देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई, तो देखिए वन टेल बनती है, वन टेल बनती है, ठीक है। अच्छा जी 25 में आपने ये बताना है कि टाइप 1 एरर हुआ या टाइप 2 एरर हुआ। तो सबसे पहले कहानी समझते हैं, फिर ये डिसीजन लेंगे कि हमसे टाइप 1 एरर हुआ या टाइप 2 एरर हुआ। कहता है गिवन H नॉट स्टूडेंट A एंड B आर इक्वल इन एबिलिटी। H नॉट ने कहा कि A और B बराबर है। H नॉट ने कहा A इक्वल है B के, दोनों की जो एबिलिटी लेवल है वो सेम है। द गिवन हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड, हमने ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। एंड कंक्लूजन वाज ड्रॉन, और ये कंक्लूजन निकाला A इज मोर कैपेबल देन B, और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि A जो है वो ग्रेटर देन B है। हालांकि ऐसा नहीं है, जबकि नल हाइपोथेसिस ने कहा कि दोनों की एबिलिटी सेम है, तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया A की एबिलिटी ज्यादा। In the coming year, it was found that the conclusion drawn was incorrect. ये जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया A ग्रेटर देन B है, उसने कहा यह गलत था। And there was no difference in their capabilities, कहता है कि इनकी कैपेबिलिटीज में वाकई में कोई डिफरेंस नहीं था,
द टाइप ऑफ एरर was committed by statistician was, बताओ स्टैटिशियन से कौन सा एरर हुआ। देखें स्टैटिशियन से एरर क्या हुआ, ये एरर है, ये स्टैटिशियन से एरर हुआ। एक्चुअल क्या था, ए और बी इक्वल थे, ए और बी की जो एबिलिटीज थी वो इक्वल थी। स्टैटिशियन ने कहा नहीं, इनकी एबिलिटीज इक्वल नहीं थी, यानी कि उसने एक सच वाली बात को झूठ वाली बात में कन्वर्ट कर दिया। उसने ट्रू को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ट्रू क्या था, देखें ए इक्वल टू बी, वो ट्रू था ना, ए इक्वल टू बी, ये क्या था, वो ट्रू था। उसने कहा नहीं मैं इस ट्रू को नहीं मानता, उसने इस ट्रू को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ए और बी इक्वल नहीं है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि उसने ट्रू को क्या किया, रिजेक्ट किया। तो ट्रू को रिजेक्ट करना कौन सा एरर होता है, टाइप 1 एरर। तो हमने कहा तो ट्रू को रिजेक्ट कर दिया, तो हमने कहा ये हमारे पास टाइप 1 एरर हो गया। ठीक है, 26 देखते हैं। 26 में कहता इफ n इज लार्ज, वो कहता है कि हमारे पास जो n है वो लार्ज है। द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन नोन, हमने कहा अगर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन अननोन है और n ग्रेटर देन 30 है, हमने कहा चुपचाप z टेस्ट लगेगा, हमने z टेस्ट लगा दिया। ठीक है नी, n ग्रेटर देन 30 हो, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस अननोन हो, n ग्रेटर देन 30 है, तो आपको z टेस्ट लगता है। 27 देखें, 27 में वो कह रहा है इस सैंपल साइज स्मॉल, अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल है यानी कि n लेस देन 30 है, वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन नॉन है, हमने कहा अगर नॉन है तो हमने कहा भाई इसके लिए तो चुपचाप जी टेस्ट लगना है। जैसे ही वेरियंस नॉन हो गया n को तो लिफ्ट ही नहीं करानी, तो हमने कह दिया 27 में जी टेस्ट लगेगा। ठीक है, 28 while testing the hypothesis about population mean t test is only be selected, कहता है t test हम उस सूरत में सिलेक्ट करेंगे अगर t test के लिए हमने कहा था दो चीजें होना जरूरी है, एक सिग्मा का अननोन होना और n का लेस देन 30 होना। तो हमने कहा n लेस देन 30 ये भी होना चाहिए, वेरिएंस इज अननोन ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट इफ a एंड b बोथ आर वैलिड। अगर a और b दोनों वैलिड होंगे फिर t टेस्ट लगेगा, अदरवाइज z टेस्ट लगेगा। 29 while testing hypothesis about population mean if variance of population known, हमने कहा भाई z टेस्ट, सिर्फ z टेस्ट लगेगा। जब वेरिएंस नोन हो गया n को तो देखना ही नहीं है। 30 वाले में हमने देखना है 30 में कहता while testing the hypothesis, जब हम hypothesis को टेस्ट करेंगे पॉपुलेशन मीन के, if variance of population is known, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, और ये आई कैप पूछता होता है ये वाला एमसीक्यूज, अगर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन अननोन है तो बताएं देन द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिपेंड अपॉन, बताएं टेस्ट कौन सा लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा। हमने कहा अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो n डिसाइड करेगा, तो n अगर हमने कहा ग्रेटर देन 30 तो z टेस्ट, और n लेस देन 30 तो हमने कहा t टेस्ट लगेगा। यानी कि कौन डिसाइड करेगा, साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, 31 में कह रहा है while testing the hypothesis about population mean if sample size is larger than 30, हमने कहा अगर सैंपल साइज larger than 30 आ गया यानी कि टी टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स फेल हो गई, यानी कि टी टेस्ट नहीं ले सकता, तो इट्स मीन अब क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन को चेक करेंगे। हमने कहा नहीं भाई नहीं, अगर n ग्रेटर देन 30 आ गया अब किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है, अब जी टेस्ट लगना है। वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हमने कहा बिल्कुल नहीं, वेरिएंस ऑफ सैंपल हमने कहा बिल्कुल नहीं, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, अब किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना। n ग्रेटर देन 30 हमने कहा भाई जी टेस्ट यूज होगा, हमने कहा जी टेस्ट यूज होगा। एंड द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, the sum of square of sequence of independent normal variates
with mean and variance is said to be, कहता है sum of square और sequence of independent normal variates, असल में ये बात कर रहा है सम ऑफ स्क्वायर, ये काई स्क्वायर के फॉर्मूले की बात कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन थीटा माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएट्स होते हैं विद मीन और वेरिएंस, ठीक है। एक तो ये काई स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, और एक वेरिएंस और मीन के साथ एक फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर का। असल में ये काई स्क्वायर वेट्स होते हैं जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीक्वेंस आ रहा होता है। ये आई कैप ने एमसीक्यूज तो हमारे पास ये एमसीक्यूज तो रखा हुआ है, लेकिन जो इसका न्यूमेरिक फॉर्मूला है, जो इसका न्यूमेरिक फॉर्मूला है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिक फॉर्मूला स्क्रीन पे नजर नहीं आ सकता। बस याद ये रख लीजिएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स, जो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स होते हैं, ठीक है। असल में इस तरह चेक कर ले, इंशाल्लाह काई स्क्वायर जब मैं पढ़ाऊंगा इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 19 है, लास्ट जो चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, वो काई स्क्वायर ही है। जब भी हमने इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स और डिपेंडेंट वेरिएट्स को चेक करना होता है, तो उसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं किसी भी चीज की इंडिपेंडेंसी को और डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए, तो हम काई स्क्वायर यूज करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है जब मीन और वेरिएंस हमारे पास गिवन हो, वो सम ऑफ स्क्वायर के साथ यूज होता है। क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, आई कैप ने ये एमसीक्यूज दे दिया, हालांकि एमसीक्यूज को नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो एमसीक्यूज दे रहा है जिसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने सारे टेक्स्ट में भी नहीं दे रहा। तो इस वजह से बस को याद रख लें कि जो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स होते हैं मीन के और वेरिएंस के, उनके जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीक्वेंस होता है इज सेड टू बी काई स्क्वायर वेरिएट, उसको काई स्क्वायर वेरिएट्स कहते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स नहीं होते, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। नॉर्मल वेरिएट्स जो होते हैं ये भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी होते हैं, तो ये काई स्क्वायर वेरिएट होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी बात कर दूंगा जब इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर जो है 18 वो एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।